नमस्कार दोस्तों, ज्ञान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं चंद्रमोहन पॉलिटी की सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से आप सबको पता है कि क्रमवार अध्ययन करते हुए हम चलते हुए आ रहे हैं 1773 के एक्ट से, और अभी हमारा क्या चल रहा था, अभी हम पहुंचे हैं आपका मौलिक अधिकार के पड़ाव में, और जिसका आज मैं आपको अंतिम चरण पढ़ाने जा रहा हूं, यानी कि मौलिक अधिकार के संबंध में आज का जो मेरा वीडियो है ये क्या है, मौलिक अधिकार का अंतिम वीडियो है, जिसमें मैं बात करूंगा आज के वीडियो में अनुच्छेद 32 की, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 35 की। इससे पहले अनुच्छेद 12 से लेकर आपका अनुच्छेद 35 तक मैंने बोला था मौलिक अधिकार का अध्ययन करते हुए चलेंगे, और अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद इसका अध्ययन पूर्ण रूप से कर चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, जिसने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं उनको देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्योंकि जो मौलिक अधिकार का चैप्टर है आपका, तो ये एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपका क्या है, चैप्टर है। तो बिल्कुल यहां इसको छोड़िएगा मत, और पूरा का पूरा लेते हुए चलिए। मैं प्रॉपर आपको एक्सप्लेनेशन करते हुए, प्रॉपर आपका विस्तृत अध्ययन करते हुए आपको लेते हुए आ रहा हूं। और आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 32 की, जिसमें हम देखेंगे संविधान उपचारों का अधिकार रीडों के माध्यम से। अनुच्छेद 33 की बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे सशस्त्र बल और उनके मूल अधिकार, उनसे संबंधित जो मूल अधिकार हमें देखने को मिलेंगे। आगे हम देखेंगे अनुच्छेद 34 के विषय में, जो बात करेगा मार्शल लॉ की, जिसको आप लोग आर्मी शासन, सैनिक शासन भी कह सकते हैं, और मूल अधिकारों के संबंध क्या है इनका। फिर हम देखेंगे अनुच्छेद 35 के विषय में, जो मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने हेतु संसद की शक्ति की बात करेगा। तो ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अनुच्छेद 32 से और बात करते हैं अनुच्छेद 32 की। तो देखिए अनुच्छेद 32 में लिखा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार रिटों के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों, आप एक बात को मानते हुए चलिए, एक बात को समझते हुए चलिए कि बिना मूल अधिकार यानी कि मूल अधिकारों की संवैधानिक घोषणा, जो मूल अधिकारों को संविधान के अंदर रखा गया है, इनको एक अधिकार का दर्जा दिया गया है। तो मूल अधिकारों का जो संवैधानिक घोषणा है वो तब तक अर्थहीन है, तर्कहीन है और शक्तिहीन है, जब तक कि उसको प्रभावी करने के लिए कोई माध्यम ना हो। कहने का मतलब सिंपल सी भाषा में, आपको संविधान में मौलिक अधिकार तो दे दिए, आपसे बोला कि आपके ये मौलिक अधिकार हैं, लेकिन परंतु अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो किसी के माध्यम से, किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से, या किसी संस्था के माध्यम से, या राज्य के माध्यम से, अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो आपको क्या गारंटी दी जाती है, कौन सा अनुच्छेद है, क्या ऐसी चीज है जो आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की आपको गारंटी दे रही है। ठीक है दोस्तों, तो वो कौन सी चीज है, वो कौन सा आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 32। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार अनुच्छेद 32 जो है वह संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। याद रखिएगा, अगर मैं दूसरे शब्दों में बात करूं तो जो अनुच्छेद 32 है वो मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार रखता है, मूल अधिकारों का संरक्षण करता है, उनकी सुरक्षा करता है। किसके माध्यम से? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय जो है आपके अधिकारों का रक्षक है। और अनुच्छेद 32 क्या है आपका, वो स्वयं एक मौलिक अधिकार है। सबसे देखिए, सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे मजबूत बात क्या है यहां पर, जो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 32, वही मौलिक अधिकार अन्य मौलिक अधिकारों को क्या कर रहा है, संरक्षण कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 जो मौलिक अधिकारों का संरक्षण कर रहा है, वो स्वयं में भी क्या है, एक मौलिक अधिकार है। यही बात है, यही कारण है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है, और साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि जो अनुच्छेद 32 है वो संविधान की आत्मा है, संविधान का हृदय है। तो यहां से क्वेश्चन उठता है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, या संविधान का हृदय किसे कहा जाता है? आप आंसर देंगे अनुच्छेद 32 को। किसके द्वारा कहा गया है? तो आप आंसर देंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 32 का महत्व क्या है। अब देखिए अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, इसके विषय में पूरा गहन अध्ययन करते हुए चलेंगे कि किस प्रकार से अनुच्छेद 32 के माध्यम से आप अपने मौलिक अधिकारों का संरक्षण करते हैं। तो देखिए लिखा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह साधन है जिसके द्वारा मौलिक अधिकारों का हनन होने पर इसकी रक्षा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट, और उच्च न्यायालय मतलब कि हाई कोर्ट। ठीक है दोस्तों, और यहां पर लिखा है कि इन अधिकारों को हनन होने पर उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत क्या करता है, यहां पर रिट जारी करता है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर
टिक कर लीजिए, स्टार बना लीजिए अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 पे। यहां से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? आप आंसर देंगे अनुच्छेद 32 के तहत। और जब पूछेगा उसकी हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है, तो आप आंसर देंगे अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां पर कुछ क्वेश्चन निकल कर आते हैं। यहां पर बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है, क्या सिर्फ उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, या कहने का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, क्या यही दो न्यायालय हैं जो मौलिक अधिकारों के संबंध पे रिट जारी कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, हां, यहां पर जो है अभी प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें, वर्तमान समय की बात करें, तो मात्र उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास ही यह अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास यह अधिकार है कि मौलिक अधिकार के संबंध में रिट जारी कर सकें। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा विस्तृत रूप से बताऊं तो संसद या कौन, पार्लियामेंट, संसद किसी न्यायालय को इन रिटों को जारी करने का अधिकार दे सकती है। याद रखिएगा, संसद किसी न्यायालय को इसके संबंध में, मौलिक अधिकार के संबंध में रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है, परंतु क्या है, वर्तमान में ऐसी कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिली है। ठीक है दोस्तों, और याद रखिएगा एक पॉइंट मैं आपको और बताते हुए चलता हूं, हिस्ट्री से संबंधित थोड़ा पॉइंट है, पॉलिटी से संबंधित पॉइंट है। 1950 से पहले, याद रखिएगा कब, 1950 से पहले केवल कलकत्ता, बंबई और मद्रास, कौन, कलकत्ता, बंबई और मद्रास, ये ही उच्चतम न्यायालय थे जिनको रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त था। किनको? 1950 से पहले। फिर रिपीट कर रहा हूं, केवल कलकत्ता, बंबई और मद्रास। ठीक है दोस्तों, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे क्या है, अनुच्छेद 226 के तहत सभी उच्च न्यायालयों को इसमें रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई है, सबको रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई है। अब बात करते हैं रिट की। तो देखिए रिट जो है वो कहां से लिया गया है? रिट जो लिया गया है वो अंग्रेजी कानून से लिया गया है। कहां से? अंग्रेजी कानून से लिया गया है, जिसे विशेषाधिकार रिट कहा जाता है। कहां? विशेषाधिकार रिट कहा जाता है। पहले समय पे क्या होता था, इसे राजा के द्वारा जारी किया जाता था। किसके द्वारा? राजा के द्वारा जारी किया जाता था, और इसे क्या बोला जाता था? न्याय का झरना। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है संविधान में किसको न्याय का झरना कहते हैं? आप आंसर देंगे रिट को। अभी भी क्या कहते हैं इसको? न्याय का झरना कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हमने बात करी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की, कि ये जब मौलिक अधिकार का हनन होगा तो इसके संबंध में ये रिट जारी करेंगे कौन? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय। तो लिखा है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करवाने हेतु सरकार को आदेश और निर्देश दिया जा सकता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को बनाया गया है। इनकी अवहेलना होने पर अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। तो ये जो 5 प्रकार की रिटें हैं, इनको पढ़ाने से पहले, इनको बताने से पहले मैं छोटा सा आपको सरसरी नजर में कुछ और बताते हुए चलता हूं, कुछ पॉइंट बताते हुए चलता हूं, जिससे आपको अंतर समझ में आएगा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के बीच में। देखिए मैंने बात करी कि उच्चतम न्यायालय भी रिट जारी कर रहा है और उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर रहा है। तो अंतर क्या है दोनों में? याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के बीच में यहां पर अंतर क्या है? उच्चतम न्यायालय केवल, याद रखिएगा, केवल मौलिक अधिकारों के संबंध में रिट जारी कर सकता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट्स के विषय में रिट जारी कर सकता है। लेकिन उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट अन्य विषय के संबंध में रिट जारी कर सकता है। तो यहां पर हमें अगर देखा जाए तो न्यायिक अधिकार जो है किसके पास ज्यादा है? वो किसके पास ज्यादा है? जुडिशरी राइट्स किसके पास ज्यादा है? यहां पर हाई कोर्ट के पास। यही एक ऐसी जगह है जहां पर हाई कोर्ट के पास क्या है, थोड़े ज्यादा न्यायिक शक्ति देखने को मिलती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट्स के विषय में रिट जारी कर रहा है और उच्च न्यायालय समस्त विषय में रिट जारी कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, यहां पर हम बात करते हैं, मैंने आपसे बोला था कि 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है कौन? आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट। 5 प्रकार की रिटें कौन कौन सी हैं? तो पहले देखिए कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको आप कहते हैं हैबियस कॉर्पस। दूसरी है परमादेश, जिसको बोला जाता है मैंडमस। तीसरी है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। और चौथी है उत्प्रेषण, जिसको आप कहते हैं सैरिटरी। और पांचवी आपकी अधिकार प्रच्छा लेख या अधिकार प्रच्छा, जिसको आप कहते हैं को वारंटो। ठीक है दोस्तों, तो अब पढ़ते हैं इन 5 रिटों के विषय में थोड़ा विस्तृत में। पहले हमने बात करी बंदी प्रतिरक्षण की। तो बंदी प्रतिरक्षण की हम बात करते हुए चलते हैं, प्रतिक्षण की बात करते हुए चलते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, बंदी। बंदी मतलब जिसको बंद किया गया हो, जिसके ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई हिरासत में जिसको रखा गया हो। तो यहां से समझिए, इसे लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रस्तुत किया जाए।
जिसका अर्थ है प्रस्तुत किया जाए। वही जो हमने पीछे पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि जो बंदी हैं जिनके ऊपर न्यायिक हिरासत में जिनको लिया गया है उनके लिए रिट जारी करी जाती है। और इसमें साफ साफ कहा गया है जिसके ऊपर भी कोई हिरासत में जिसको लिया जाए उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए तो 24 घंटे के अंदर उसको कहां प्रस्तुत करना है, उसको नजदीकी न्यायालय के समस्त प्रस्तुत करना है, न्यायाधीश के समस्त प्रस्तुत करना है। पीछे भी मैं इसके विषय में आपको डिटेल में बता चुका हूं, जिसने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिएगा, वहां मैं आपको एक्सप्लेन में समझा चुका हूं। आगे लिखा है बंदी प्रतिकरण में न्यायालय उस व्यक्ति के संबंध में रिट जारी कर सकती है जिसके किसी दूसरे के द्वारा हिरासत में लिया गया है, उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए और जांच कराई जाए। यदि व्यक्ति बेगुनाह है, यानी व्यक्ति बेकसूर है तो स्वतंत्र कर दिया जाए। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा तो न्यायालय क्या करेगा, न्यायालय का कहना है कि न्यायालय इस रिट के थ्रू बोलेगा, इस रिट को जारी करके बोलेगा कि उसको मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जाए 24 घंटे के अंदर। उसके विषय में जो भी आपने अपराध लगाए हैं उन अपराधों की समीक्षा की जाए, उन अपराधों की जांच की जाए। अगर वो अपराध बेबुनियाद है, वो व्यक्ति बेकसूर है तो उसको छोड़ दिया जाए, उसको रिहा कर दिया जाए। देखिए कानून में साफ साफ कहा है भले 100 कसूरवार छूट जाएं लेकिन एक बेकसूर को भी क्या होनी चाहिए, सजा नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए यह रिट जारी नहीं की जा सकती है। यह रिट जारी कब नहीं की जा सकती है उसके मैं आपको कंडीशन बताता हूं, टर्म्स बताता हूं। पहली कंडीशन है हिरासत कानून सम्मत हो। दूसरा कहता है कार्यवाही किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत की गई, यानी कि किसी विधानमंडल की या फिर हमारे किसी न्यायालय की अगर अवमानना की गई है, उनकी इंसल्ट की गई तो यहां पर क्या होगा, जारी नहीं की जा सकती। न्यायालय के द्वारा हिरासत का आदेश दिया जाने पर, जब न्यायालय ने खुद हिरासत में लेने का आदेश दे रखा है तब जारी नहीं की जा सकती है। हिरासत न्यायालय के न्याय के बाहर हो, यानी कि जो भी कानून के तहत जहां भी हिरासत में लिया गया है वो न्यायालय के न्याय क्षेत्र से, उसके कार्य क्षेत्र से बाहर हो तो यह रिट जारी नहीं की जा सकती है। आगे देखिए दूसरी रिट निकल के आती है परमादेश मैंडेमस। इसमें इसके विषय में हम देखते हुए चलते हैं। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको इन रिटों का सिर्फ शाब्दिक अर्थ समझते हुए चलना है। एक अर्थ समझिए और पूरा रिट आपको याद हो जाएगा, आप पूरा रिट समझ जाएंगे। जैसे बंदी प्रतिरक्षण के विषय में हमने बोला था प्रस्तुत किया जाए, किसको प्रस्तुत किया जाए भैया, बंदी को प्रस्तुत किया जाए, जिसको हिरासत में लिया गया है उसको प्रस्तुत किया जाए। तो यहां पर क्या है, देखिए पूरा फंडा क्लियर है। दूसरी रिट की हमने बात करी परमादेश। इसका न्यायिक, इसका शाब्दिक अर्थ समझते हुए चलिए। देखिए इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। परमा मतलब, परम मतलब ऊपर से, आदेश मतलब आना, यानी कि ऊपर से आदेश आना, यानी कि हम आदेश देते हैं। परमादेश ऊपर से आदेश आना। आप इतना सा मतलब अगर समझ रहे हैं तो पूरी की पूरी रिट आपको याद हो जाएगी, आप पूरा का पूरा मतलब समझ सकते हैं। देखिए आगे क्या लिखा है, यह रिट तब जारी की जाती है जब न्यायालय को लगता है कोई सार्वजनिक अधिकारी, न्यायालय कौन, अधीनस्थ न्यायालय अथवा निगम अपने कार्यों या संवैधानिक दायित्वों को करने में असफल रहता है। इस प्रकार न केवल सार्वजनिक संस्थाओं अपितु अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है। कहने का मतलब सिंपल सी बात समझते हुए चलिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सार्वजनिक पद पर बैठा है, सार्वजनिक अधिकारी है, लोगों के लिए काम करने के लिए सरकार ने उसको बैठाया है, लोगों ने उसको बैठाया है, भले वो कोई अधिकारी हो, भले अधीनस्थ न्यायालय हो। जैसे अगर हाईकोर्ट ने इसको जारी किया है तो हाईकोर्ट अपने से निचली जो अदालतें हैं उनको जारी करेगी। तो कोई भी अधिकारी, कोई भी अधीनस्थ न्यायालय जो क्या हो, जनता के लिए कार्य करने के लिए बैठा हो, सार्वजनिक पद, सार्वजनिक अधिकारी के रूप में बैठा हो, अगर वो व्यक्ति, वो न्यायालय अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का काम नहीं कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, संवैधानिक दायित्व जो उनको दिए गए हैं उनका पालन नहीं कर रहे हैं, उनका पालन करने में असफल हो रहे हैं, तो जो उच्च न्यायालय है वो क्या करेगी, इस रिट को जारी कर देगी। हम आदेश देते हैं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। आगे देखिए तीसरी जो रिट निकल कर आती है उसका नाम है प्रतिषेध। इसके विषय में देखिए प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ समझिए। प्रतिषेध मतलब क्या होता है, आपने बहुत जगह देखा होगा, धूम्रपान निषेध है, प्रतिषेध है। ठीक है, नो पार्किंग का जहां पर बोर्ड लगा होता है, पार्किंग प्रतिषेध है, पार्किंग निषेध है। तो प्रतिषेध का मतलब क्या, प्रतिषेध का मतलब रोकना। आपको सिर्फ, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आप शाब्दिक अर्थ समझते हुए चलिए, पूरी रिट आपके समझ में आ जाएगी। प्रतिषेध का मतलब होता है, प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। किसको, किसके थ्रू रोकना। अब आप एक इतनी सी बात समझते हुए चलिए, जो निचला अधिकारी होगा, जो नीचे क्रम का अधिकारी होगा, वो उच्च क्रम के अधिकारी को तो रोक सकता नहीं है।
तो रोकेगा कौन? उच्च अधिकारी निम्न अधिकारी को रोकेगा, उच्च अधिकारी ही निम्न अधिकारी को आदेश देगा। तो याद रखिए जो रिटें हैं वो उच्च अधिकारी द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को दी जा रही है, क्योंकि आदेश देने का अधिकार, रोकने का अधिकार किसका होगा? उच्च अधिकारी का होगा, उच्च न्यायालय होगा, ना कि निम्न का होगा। तो इतना साहब याद रख लीजिए। अब देखिए प्रतिषेध का मतलब है रोकना। तो यहां पर लिखा है यह रिट केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। यह सार्वजनिक निकाय, विधायी निकायों या निजी व्यक्तियों के लिए जारी नहीं की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों के लिए रोकने के लिए इसे जारी किया जाता है। कहने का मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हुए चलिए, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट किसके लिए जारी करेगा? सुप्रीम कोर्ट से नीचे की कोर्ट कौन सी है? हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लिए जारी करेगा, और हाई कोर्ट किसके लिए जारी करेगा? अपने से नीचे की न्यायालयों में, अपने से जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनके लिए। अब इसका मतलब क्या है? मैंने आपको बोल तो दिया, प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ है रोकना। तो भैया जो उच्च कोर्ट होगी वो निम्न कोर्ट को किस चीज से रोकेगी? याद रखिए, समझते हुए चलिए। देखिए, उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए। कहने का मतलब यानी कि अगर निचली कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय अपने न्याय क्षेत्र से, अपने कार्य क्षेत्र से जो अधिकार उनको दिए गए हैं उन अधिकारों से बाहर जाकर कोई काम कर रही है, तो उच्च न्यायालय क्या कर देगी? उनको ऐसा करने से रोक देगी। कहने का मतलब मान लीजिए एक निम्न कोर्ट थी, निम्न कोर्ट यानी कि अधीनस्थ न्यायालय ने एक ऐसी सुनवाई करनी शुरू कर दी जिसका अधिकार उसके पास है ही नहीं, तो उसको कौन रोकेगा? उच्च न्यायालय उसको रोक देगी। एग्जाम्पल मौलिक अधिकार ले लीजिए। अधीनस्थ न्यायालय अगर मौलिक अधिकार के विषय में सुनवाई करने लग जाए तो उच्चतम न्यायालय, जो उससे ऊपर की न्यायालय होगी, ऊपर से कोर्ट होगी, वो उसको आदेश देगी, भैया आपके पास तो इसके विषय में कार्य करने का अधिकार ही नहीं है, आपके न्याय क्षेत्र से बाहर का मामला है, तो आप इसके ऊपर कार्य नहीं कर सकते हैं, अभी तुरंत इस सुनवाई को रोक दिया जाए। ठीक है दोस्तों, न्याय क्षेत्र से बाहर जाकर जब काम करेगी अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय उसको रोक देगी और कौन सी रिट जारी करेगी? प्रतिषेध की रिट जारी करेगी। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं उत्प्रेषण की, जिसको आप कहते हैं सर्टियरी। इसका अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रमाणिक होना या सूचना देना। प्रमाणिक होना या सूचना देना। किसको सूचना देना? निम्न कोर्ट के द्वारा उच्च न्यायालय को। इसको पढ़ते हुए चलते देखिए, इसके अंतर्गत जब कोई निचली अदालत, अधीनस्थ न्यायालय या प्रशासनिक प्राधिकरण के अंतर्गत लंबित मामलों को उच्च न्यायालय द्वारा उनके ऊपर के अधिकारियों न्यायालयों को हस्तांतरित कर दिया जाता है। कहने का मतलब यह जारी करेगी उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय को, और निम्न न्यायालय से कहेगी, मान लीजिए कि जो अधीनस्थ न्यायालय है वहां केस ज्यादा हो गए हैं, सुनवाई ज्यादा हो गई है, वहां सुनवाई पूर्ण रूप से हो नहीं पा रही है, जजों की संख्या कम है और सुनवाई ज्यादा है, तो उच्च न्यायालय क्या कहेगी? उच्च न्यायालय कहेगी जो भी सुनवाई आपके न्यायालय में रुकी हुई है, जो आपसे नहीं हो पा रही है, आप उसे कहां भेज दीजिए? उसे ऊपर भेज दीजिए, उसकी सूचना हमारे पास भेज दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसे एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को या अधिकरणों को या लंबित मामलों के स्थानांतरण को सीधे या पत्र जारी करके किया जाता है। जो मामले लंबित हैं, रुके हुए हैं, जो मामले अधीनस्थ न्यायालयों से पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, उच्च न्यायालय उनको अपने पास स्थानांतरित करवा लेगी, ट्रांसफर करवा लेगी, जिसके लिए कौन सी रिट जारी की जाएगी? उत्प्रेषण की रिट जारी की जाएगी। यहां पर देखिए एक पॉइंट और लिखा है, 1991 के बाद उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि उत्प्रेषण व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक प्राधिकरणों के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। यह किसी विधायी निकायों या निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़िए, अब बात करेंगे हम किसकी? आपका रिट, पांचवी रिट की, जिसको आप कहेंगे अधिकार प्रच्छा। नाम से पता चल रहा है, देखिए अधिकार प्रच्छा मतलब अधिकार का पूछना, अधिकार के विषय में पूछना। और देखिए इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अधिकार प्रच्छा का शाब्दिक अर्थ होता है प्राधिकृत या वारंट के द्वारा। नाम देखिए, क्यों वारंटो? प्राधिकृत या वारंट के द्वारा। देखिए इसका अर्थ क्या है? यह रिट उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय हाई कोर्ट द्वारा तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति द्वारा असंवैधानिक रूप से कोई सार्वजनिक पद ग्रहण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, न्यायालय इस रिट द्वारा संबंधित व्यक्ति को पद छोड़ने का आदेश भी दे सकती है। कहने का मतलब कोई व्यक्ति है जिसने
कोई पद धारण किया है, कोई संवैधानिक पद या वैधानिक पद में वो बैठा है, संवैधानिक पद में वो बैठा है, ड्यूटी कर रहा है, तो यहां पर उसके लिए रिट जारी की जा सकती है और उससे क्या करा जा सकता है, उससे उस पद पे बैठने का अधिकार पूछा जा सकता है, उसके लिए वारंट जारी किया जा सकता है। ये थी आपका रिट 5 अधिकार परीक्षा लेख। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे अनुच्छेद 33 की, जो कहता है सशस्त्र बल और मूल अधिकार। सिंपल सा है, देखिए बिल्कुल आसान भाषा में समझते हुए चलते हैं। संसद को यह अधिकार है कि वह सशस्त्र बलों यानी कि आर्मी, अर्धसैनिक बलों जो भी आपकी अर्धसैनिक बल है, आईटीबीपी, सीआरपीएफ और आपका एसएसबी, बीएसएफ, ठीक है दोस्तों, जितनी भी अर्धसैनिक बल हैं, सीआईएसएफ, और इसके बाद लिखा पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों वो अन्य के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। कहने का मतलब है संसद, आर्मी और जो आपका अर्धसैनिक बल है, पुलिस है, इनके अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। क्यों लगाना जरूरी है अभी आपको पता चलेगा। देखिए अनुच्छेद 33 के अंतर्गत विधि निर्माण का अधिकार सिर्फ संसद को है। संसद द्वारा इस विधि पर बनाए गए कानून को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो सशस्त्र बलों के, अर्धसैनिक बलों के, पुलिस, खुफिया एजेंसी, इनके मूल अधिकारों पर जो प्रतिबंध लगाया जा रहा है उसका अधिकार केवल और केवल किसके पास है? केवल और केवल संसद के पास है, केवल और केवल पार्लियामेंट के पास है। सिर्फ पार्लियामेंट के ही पास हो सकती है जो ये कार्य कर सकती है। और अगर पार्लियामेंट उनके अधिकारों पर रोक लगाए, उनके अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए, तो इसके खिलाफ आप किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो आर्मी है, जो आपका अर्धसैनिक बल है, जो पुलिस बल है, ये क्या है? अपने आप में हमारे देश की रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी है। इनके जो ये हैं वेपन से लैस, हथियारों से लैस है। अगर इनके पास अगर मौलिक अधिकार आए, हड़ताल हुई, यहां अन्य चीजें हुई, कोई समूह बने, कोई संघ बने या किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकार, तो कहीं ना कहीं क्या होगा? विद्रोह की आशंका हो सकती है। यहां पर हड़ताल होना क्या है? काफी ज्यादा नुकसानदेह होगा देश के लिए, क्योंकि जितने भी हमारे जवान हैं वो देश के लिए शहीद होते हैं, देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, तब जाके जो हमारे देशवासी हैं वो क्या करते हैं? अपनी आम दिनचर्या को चला पाते हैं। तो आगे बढ़िए, देखिए इसमें क्या बोला है, इसी के विषय में आगे लिखा है, संसद द्वारा सैन्य अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950, पुलिस बल अधिकारों पर निषेध अधिनियम 1966, सीमा सुरक्षा अधिनियम आदि प्रभावी बनाए गए हैं। ये सारे अधिनियम क्या हैं? संसद द्वारा लाए गए हैं, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने का अधिकार, श्रमिक संघों या राजनीतिक संगठनों का सदस्य बनने का अधिकार, प्रेस से मुखातिब होने का अधिकार यानी प्रेस से बातचीत करने का अधिकार, सार्वजनिक बैठक या प्रदर्शन का अधिकार आदि पर रोक लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, और किस लिए आपके सबके समझ में आ चुका है। आगे देखिए अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 34 क्या बोलता है? अनुच्छेद 34 में लिखा है मार्शल लॉ एवं मूल अधिकार। पहली बात समझते हैं मार्शल लॉ होता है क्या है। देखिए जिस भी क्षेत्र में, किसी स्थान पर जहां पर पुलिस के सारे अधिकार किसको मिल जाए? आर्मी को मिल जाए, सेना को मिल जाए, वो क्षेत्र पर क्या लग जाता है? मार्शल लॉ लग जाता है। सिंपल सी बात, जिस क्षेत्र पर आर्मी का कानून लागू हो जाए वहां पर क्या है? मार्शल लॉ लग जाता है, जिसको आप सैनिक शासन या आर्मी कानून भी कह सकते हैं। देखिए अनुच्छेद 34 बोलता है, जब भारत में किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हो तो संसद को यह शक्ति प्राप्त है, संसद को यह शक्ति है कि वह मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। किसी भी क्षेत्र में अगर मार्शल लॉ लागू होता है, किसी भी क्षेत्र में या पूरे किसी भी देश के किसी भी एक विशेष स्थान पर जहां पर भी मार्शल लॉ लागू होगा, संसद क्या कर सकती है? वहां पर के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। किंतु यहां पर एक शब्द लिखा है किंतु अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। याद रखिएगा, आपका जो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 है, इसके ऊपर बिल्कुल भी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। इसके विषय में थोड़ा डिटेल में हम बात करेंगे जब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति शासन में। हम चलेंगे राष्ट्रपति शासन में, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा राष्ट्रपति शासन के विषय में, इमरजेंसी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ाते हुए चलूंगा। असाधारण परिस्थितियों में जैसे युद्ध, शांति, दंगे व कानून का उल्लंघन आदि परिस्थितियों में यह लागू किया जा सकता है, यानी कि मार्शल लॉ को लागू किया जा सकता है। आगे देखिए, अब यहां पर मैंने आपको कुछ अंतर बताया है मार्शल लॉ यानी कि सैन्य कानून और राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में। इनको आप नोट कर लीजिएगा, इनके नोट्स बना लीजिएगा। जब मैं आपको राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं इसको प्रॉपर रूप से समझाते हुए चलूंगा। अभी आप इसको देख लीजिए, इसको थोड़ा समझ लीजिए कि मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल में क्या अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं
और बात करते हैं अनुच्छेद 35 की। अनुच्छेद 35 कहता है मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने हेतु संसद की शक्ति, यानी कि मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए संसद को क्या क्या शक्ति दी गई है, क्या क्या शक्ति की बात करी गई है, वहां पर अनुच्छेद 35 के विषय में, अनुच्छेद 35 इसके विषय में कहता है। अनुच्छेद 35 केवल संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने की शक्ति प्रदान करता है। यह अधिकार केवल संसद को प्राप्त है, ना कि विधानमंडल को। याद रखिएगा, किसको अधिकार प्राप्त है? ये केवल संसद को, ना कि विधानमंडल को। विधानमंडल मतलब जो राज्य में होता है, संसद मतलब संसद इज इक्वल टू राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं? आपका संसद बना रहे हैं। जैसे मूल अधिकार अनुच्छेद 16, 17, 23, 32, 33, 34 कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को प्राप्त है, ना कि राज्य विधानमंडल को। तो अनुच्छेद 35 क्या कर रहा है? अनुच्छेद 35 संसद को शक्ति दे रहा है जो मूल अधिकार को प्रभावी बनाने में संसद की हेल्प करे, संसद को पावर दे। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने बात करी मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकार हमने देखे पूरे 32 से लेकर 35 तक, जिसमें हमने रिट की बात करी और आपका मार्शल लॉ देखा, सशस्त्र बल के अधिनियम देखिए, और संसद को जो शक्ति प्राप्त है मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने की, उसके विषय में हमने बात करी। तो यहां पर देखिए पूरा मौलिक अधिकार मैं आपको पढ़ा चुका हूं और पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा चुका हूं। इसके संबंध में कुछ पॉइंट और होंगे तो मैं आपके लिए वो भी वीडियो में लेकर आते रहूंगा, और बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहिए। आगे चलकर पॉलिटी को बिल्कुल क्रमवार अध्ययन हम करने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं। साथ ही साथ अन्य विषय का भी हम जल्दी आपके लिए क्या करेंगे? वीडियोज लेकर आएंगे और आपको अन्य विषय का भी क्रमवार अध्ययन प्रदान करेंगे। मैंने आपसे बोला है, देखिए दोस्तों, थोड़ा समय लग सकता है, वीडियो थोड़े लंबे हो सकते हैं, लेकिन अगर एक बार आप इसको देखेंगे, प्रॉपर रूप से आप इसके नोट्स बनाएंगे, तो आपको क्या है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी प्रकार की कोचिंग में अगर आप असमर्थ हैं, आप कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, तो आप इन वीडियोस के थ्रू ही अपना बहुत अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं? तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपको कैसा लगा इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी डाउट आपके अंदर है आप कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आपको जल्द ही उसका क्या करूंगा, दूसरे वीडियो में आपको उसका सोल्यूशन दूंगा, आपके डाउट को दूर करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।